सभी को नमस्कार, सभी को सुप्रभात, सभी को सत श्री अकाल, जय सिया राम, राधे राधे। तो कैसी रही आप सबकी दिवाली भाई? हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। चलो आप जुड़ जाओ जल्दी से। फिर अपने पहले जो जोधपुर ग्रामीण के बारे में हमने जो शुरू किया था वो थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी भूमिका बन जाए। जोधपुर ग्रामीण जोधपुर शहर के चारों ओर फैला हुआ राजस्थान का नवीनतम जिला है। मुख्य तहसीलों की बात करें तो तीवरी, ओसिया, चामू, सैंखला, शेरगढ़, बालेसर, जंवर, लूणी, कुड़ी, बगतासनी, बिलाड़ा, पिपाड़ सिटी, भोपालगढ़, ये जोधपुर ग्रामीण की मुख्य तहसीलें। भोपालगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सफेद सीमेंट का कारखाना है। ओसिया सूर्य मंदिर के लिए फेमस है, राजस्थान का ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश पटन था, इसको राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। प्रसिद्ध यहाँ पर पंचायतन शैली में हरिहर मंदिर भी बना हुआ है। तिंवरी की बात करें तो तिंवरी के अंदर अपने राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है, रामपुरा भाटिया तिंवरी जोधपुर ग्रामीण में है। दूसरा अपना रामगंज मंडी कोटा में है। शेरगढ़ की बात करें तो ये कभी वीरमदेव राठौड़ का मुख्य ठिकाना हुआ करता था। वीरमदेव राठौड़ तल्ली नाजी के पिताजी थे। बालेसर की बात करें तो यहाँ पर सौर ऊर्जा संचालित अपना पहला फ्रीज है। और लूणी तहसील में ही विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को। और बिलाड़ा की बात करें तो यहाँ पर एक तो फेमस यहाँ पर आई माता जी का मंदिर है और कापरड़ा का मेला बुचकला शिलालेख भी यहीं पर है। इसके अलावा अगर अपने मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र भी बिलाड़ा में ही है। मुख्य जगह का नाम याद रखो, केरू है। जोधपुर ग्रामीण भी उन 19 जिलों की श्रेणी का एक सबसे नवीनतम जिला है। तो चार बातें कॉमन है। जोधपुर ग्रामीण को जिला बनाने की घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी। मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त 2023 को मिली। अधिसूचना जारी 6 अगस्त 2023 को हुई थी। स्थापना दिवस 7 अगस्त 2023 को बनाया गया। इसका उद्घाटनकर्ता डॉक्टर सुभाष गर्ग थे, जो उस समय के अपने तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। उपखंड की बात करें तो जोधपुर ग्रामीण के अंदर 10 उपखंड है और 15 तहसीलें हैं। जैसे जोधपुर उत्तर की बात करें तो इस उपखंड के अंदर जोधपुर उत्तर का जो नगर निगम का भाग है वो छोड़कर सारा का सारा जोधपुर ग्रामीण में आता है। सेम कहानी जोधपुर दक्षिण की है। इसी उपखंड में कुड़ी बगतासनी तहसील का भी एरिया आता है। जोधपुर दक्षिण का जो भाग है उसी में कुड़ी बगतासनी यानी कि जोधपुर दक्षिण वाला जो भाग है ना, इसी के अंदर ये कुड़ी बगतासनी तहसील का जो एरिया है वो इसी में आता है। लूणी तहसील लूणी उपखंड में लूणी और जंवर दो तहसीलें आती हैं। बिलाड़ा में बिलाड़ा है, भोपालगढ़ में भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी सेम, ओसिया में दो ओसिया व तीवरी, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर में 3 तहसीलें आती है, बालेसर, सैंखला और चामू। उसके बाद अपने सामान्य परिचय स्थलीय सीमा की बात करें तो जोधपुर ग्रामीण के जो मुख्य पड़ोसी जिले हैं इसमें जोधपुर शहर है, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा, पाली, ब्यावर और नागौर, इनको ये स्पर्श करता है। उसके बाद अपने इसकी जलवायु के बारे में पढ़ा था कि जोधपुर ग्रामीण की जलवायु कैसी है। उसके बाद अपने यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टियों की बात की थी। उसके बाद आपको मिट्टियों के बारे में थोड़ा सा अपने को यहाँ से शुरू किया था। सही दिखाई नहीं दे रहा, गुड मॉर्निंग जी। अब देखो सही दिखाई दे रहा होगा। चलो अपने यहाँ से शुरू करते हैं। अब पूरा ध्यान दीजिएगा, सारे आगे होंगे लाइव। चलो अपने कल लास्ट में ये पढ़ा था कि अपने राजस्थान में कुल 10 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है ना। और 10 नामों को याद करने के लिए हमने इन 10 को 2 भागों में बांटा था। रंगों के नाम वाली मिट्टियां 6 है और बिना रंगों के नाम वाली मिट्टियां 4 है। जैसे ये रंगों के नाम वाली है तो 2 भूरे रंग में है, भूरी और भूरी रेतीली। 3 लाल में है, लाल काली, लाल लोमी, लाल पीली और 1 काली है। तो ये रंग वाली 6 मिट्टियां हैं। बिना रंगों के नाम वाली रेतीली हो गई, जलोढ़ हो गई, लवणिया हो गई, पर्वतीय हो गई। ये टोटल अपने राज्य में 10 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। जय श्री राम जी। इनके क्षेत्र को हमने कल याद करना शुरू किया। जैसे हमने ये पढ़ा कि भूरी मिट्टी, तो भूरी मिट्टी बनास बेसिन में है, सिंपल याद करो। भूरी रेतीली, रेतीला शब्द आ गया तो स्वाभाविक सी बात है मरुस्थल में होगी, लेकिन भूरी रेतीली कहां पर है? तो जो मरुस्थल अरावली के समानांतर है, जैसे ये वाला भाग, यहाँ पर भूरी रेतीली मिट्टी।
और लाल रंग की जो मिट्टी होगी वो कहाँ मिलेगी? दक्षिणी अरावली में। और काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? पठारों में। तो लाल काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? जहां पर ये दोनों होंगे, और ये दोनों कहाँ है? दक्षिणी राजस्थान में है। जहां पर लाल काली है वहीं पर लाल लोमी है, और जहां भूरी है वहां लाल पीली है, और लाल पीली भी मतलब बनास बेसिन में है। बनास बेसिन में अधिपत्य भूरी मिट्टी का है, तो इसमें ये कहाँ है? तो बनास बेसिन का जो पूर्वी भाग है ना, वहां पर पाई जाती है। अगर आपने नदियों का टॉपिक आपका क्लियर है तो आपने आगे वैसे मैं बता दूंगा। बनास बेसिन के दो उपभाग है। बनास बेसिन का एक उपभाग है, नाम शायद आपके याद आ जाए, मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है। इस ये बनास बेसिन का ना उत्तरी पूर्वी भाग है, बनास बेसिन का उपभाग है। तो इस वाले भाग में ये ज्यादा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। पीडीएफ फाइल पहली क्लास के सामने जब पीडीएफ ओपन करोगे तो वहां पर सब क्लासेस की एक साथ पीडीएफ इकट्ठी डाउनलोड की है। कंवरपाल जी चेक कर लेना थोड़ा, बाकी मैं और देख लूंगा, ठीक। चलो 5 पढ़ ली। उसके बाद देखो 6 नंबर मिट्टी का नाम आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी या इसी को मध्यम काली मिट्टी, या इसको रेंगूर मृदा भी कहा जाता है। इनके जो बाकी नाम है वो बाद में आपको बता दूंगा। क्षेत्र याद करो। काली मिट्टी पठारों में मिलेगी, और राजस्थान का सबसे मेन पठार कौन सा है? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार यानी कि कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंदर जो है कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। तो ये रंगों के नाम वाली जो 6 मिट्टियां हैं उनका ये क्षेत्र हो गया। देखो कितना आसान है याद करना। हकीकत है कि मिट्टियों का जैसे ही नाम आता है तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में डर रहता है कि कैसे याद करेंगे। अब आप एक चीज देखो, 6 मिट्टियों के क्षेत्र आपको चुटकियों में याद होंगे। वही है जो मैंने आपको बोला था कि मिट्टियों में कभी भी जिलों को याद करने का प्रयास मत किया करो, क्षेत्र याद करो, काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप बताओ, भूरी मिट्टी बनास बेसिन में है। भूरी रेतीली मरुस्थल में, लेकिन कौन सा? जो अरावली के पास वाला है। लाल मिलेगी दक्षिणी अरावली में, और काली मिलेगी पठारों में, तो दक्षिणी राजस्थान में। और जहां लाल काली है वहां लाल लोमी है, और जहां भूरी है वहां लाल पीली है, यानी कि बनास बेसिन में। और काली मिट्टी कहां पर है? तो काली मिट्टी कोटा संभाग में हाड़ौती क्षेत्र में है। समझ हो गया। अब देखो इन मिट्टियों को अपने याद करते हैं, देखिएगा। अब आ जाओ बिना रंगों के नाम वाली, यानी कि रेतीली मिट्टी। बहुत ज्यादा मोटे कण वाली होती है, तो इसी मोटे कण वाली मिट्टी को बोलते हैं बलुई मिट्टी, ठीक है। अब ये तो आप सबको पता है कि रेतीली मिट्टी कहाँ मिलेगी? तो रेतीली मिट्टी मिलेगी मरुस्थल में, है ना। लेकिन मरुस्थल के कुछ भाग पर तो भूरी रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है। तो फिर ये जो मोटे कण वाली मिट्टी है ना, ये यहाँ ज्यादा कहाँ है? तो आप दो चीज याद कर लो। मरुस्थल में इस मिट्टी की जो प्रधानता है ना, एक तो याद कर लो कि मरु त्रिकोण, और एक इसकी प्रधानता है शेखावाटी त्रिकोण। शेखावाटी त्रिकोण, इन दो क्षेत्रों में रेतीली बलुई मिट्टी की प्रधानता है। अब देखो मरु त्रिकोण का मतलब है, पर्यटन में अपने पढ़ते हैं ना कॉरिडोर, तो मरु त्रिकोण में आने वाली जिले कौन कौन से हो गए? बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, और जोधपुर हो गया। 4 जिले हो गए। शेखावाटी त्रिकोण का मतलब क्या होगा? 3 जिले आ गए ना शेखावाटी में, सीकर,
झुंझुनू और चूरू, इन दोनों में किस मिट्टी की प्रधानता है? रेतीली बलुई मिट्टी की प्रधानता है। अब एक बात बताओ, जब आपने याद कर लिए बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, 4 जिले याद हो गए, तो इन चारों से अगर कोई नया जिला अलग बना है तो उसका तो एक अंदाजा है ही आपको। जैसे बाड़मेर होगा तो बालोतरा का नाम भी आ गया साथ में, जोधपुर होगा तो फलोदी भी आ गया, जोधपुर शहर भी आ गया, जोधपुर ग्रामीण भी आ गया। आसान है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पुराने जिलों को याद करो, नए अपने आप ऐड होते जाएंगे। शेखावाटी त्रिकोण में आपको याद है सीकर, झुंझुनू, चूरू, तो बताओ इसमें नया जिला कौन सा ऐड होगा? नीम का थाना। ठीक है ना, बड़ा आसान है। तो यहां इस कॉरिडोर में किसकी प्रधानता है? रेतीली बलुई मिट्टी की प्रधानता है। उसके बाद आ जाओ, एक आती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही बोलते हैं कछारी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी। इसी को बोलते हैं नवीन कांपीय मिट्टी। क्या बोलते हैं? नवीन कांपीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक, अब देखो इसको समझना, जलोढ़ मिट्टी क्या है। जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी है जो नदियों या बाढ़ के पानी के साथ बहकर आती है। ठीक है, नदियों या बाढ़ के पानी के साथ बहकर आने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, और इस पानी के साथ में जो मिट्टी बहकर आती है, ये मिट्टी जिस धरातल पर जाकर जमा हो जाती है, यानी कि जिस धरातल का ये निर्माण कर देती है, उस धरातल को बोलते हैं मैदानी धरातल। क्या बोलते हैं? मैदानी धरातल। अब देखो जियोग्राफी में मैदानी शब्द का मतलब ये नहीं होता कि कोई समतल मैदान होगा। मैदानी शब्द का मतलब होता है कि जिस धरातल का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ हो, उस धरातल को मैदानी धरातल बोलते हैं। अब आप एक याद करो, आप अपने राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हो, उसमें एक भौतिक प्रदेश है जो हमारा मैदानी प्रदेश है। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। यानी कि अपने पूर्वी राजस्थान का जो धरातल है, उस धरातल को मैदानी नाम क्यों दिया? क्योंकि उस धरातल का निर्माण नदियों के बहाव क्षेत्र में आने वाली जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, इसलिए पूर्वी राजस्थान के भाग को पूर्वी मैदानी प्रदेश बोलते हैं। इसका मतलब ये जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में कहां पाई जाएगी? पूर्वी मैदानी प्रदेशों में। जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक वाला जो एरिया है ना, पूर्वी राजस्थान का जो एरिया है, वहां पर किस मिट्टी की प्रधानता है? जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, इसीलिए तो उसको मैदानी प्रदेश बोलते हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी याद होगी। इसके बाद चलो आगे, इसके बाद में नाम आ गया लवणीय मिट्टी का। कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी। बड़ी आसान है। बूरी मिट्टी बनास बेसिन में है, लवणीय मिट्टी लूणी बेसिन में है। अर्थात लूणी बेसिन का ही नाम है गोडवार प्रदेश। क्या बोलते हैं? गोडवार प्रदेश बोलते हैं लूणी बेसिन को। जैसे बनास बेसिन को पीडमार्ट प्रदेश बोलते हैं, वहां पर भूरी मिट्टी है। तो लवणीय मिट्टी कहां पर है? लूणी बेसिन में, यानी कि गोडवार प्रदेश में है। याद हो गया। अब ज्यादा नहीं, लेकिन आपको इतना अंदाजा है कि लूणी नदी हमारे राज्य के अंदर वर्तमान 7 जिलों में बहती है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर। तो इस लूणी के आसपास में ज्यादा कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? लवणीय मिट्टी मिलेगी। 2 चीजें याद रखना। अगर आपसे वो ये पूछे कि बताओ सर्वाधिक लवणीय मिट्टी वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी वाले जिले में प्राथमिकता देनी है जालोर, पाली को। ठीक है, पाली के बाद में नाम आएगा बाड़मेर का। ठीक है, बाड़मेर के साथ में नाम आ जाएगा बालोतरा जिले का, और उसके बाद में नाम आ जाएगा जालोर का। इन जिलों में लवणीय मिट्टी की प्रधानता है, सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी वाला जिला पाली है। ठीक है, और एरिया याद करो तो लूणी बेसिन है। लेकिन वो अगर आपसे ये कह दे कि आप ये बताओ सर्वाधिक
लवणीय मिट्टी वाला स्थान कौन सा है? तो स्थान है भाई बालोतरा। अब बालोतरा तो वर्तमान में जिला बन गया, इसलिए अगर इसको स्थान में काउंट करना पड़ेगा तो इसके आगे अपने क्या लिख देते हैं, शहर, कि बालोतरा शहर सर्वाधिक लवणीय मिट्टी वाला स्थान है। और वैसे मैं तो ये कह रहा हूं कि जिले और स्थान को छोड़ दो, एरिया याद कर लो कि लवणीय मिट्टी लूणी बेसिन में है, बुरी मिट्टी बनास बेसिन में, याद हो गई। उसके बाद 10 नंबर पर नाम आ गया पर्वतीय मिट्टी का। कौन सी मिट्टी आ गई? पर्वतीय मिट्टी। अब देखो मिट्टी के नाम में ही क्षेत्र का नाम छुपा है। पर्वतीय मिट्टी कहां मिलेगी? पर्वतों पर। और राजस्थान में तो एक ही पर्वत है, कौन सा? अरावली पर्वत है। कौन सा? अरावली पर्वत है। तो इस वाले पर्वत में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होगी? पर्वतीय मिट्टी होगी, जिसको अपने कंकरीली पथरीली मिट्टी बोलते हैं ना। जो कंकरीली पथरीली मिट्टी होती है वो पर्वतीय मिट्टी होती है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। तो क्षेत्र कौन सा हो गया? अरावली हो गया। अब इसमें अगर मान लो आपको जिलों के नाम चुनना है, तो आप अरावली पर्वतमाला के अंदर जिन जिलों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हो उन जिलों के नाम अलग निकाल लो। जैसे राजस्थान में अरावली का प्रवेश द्वार सिरोही जिला है। राजस्थान में अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर के अंदर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी अजमेर के अंदर है। उत्तरी अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार अलवर के अंदर है। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी सीकर जिले के अंदर है। तो ये कुछ चुनिंदा जिले हो गए जिसमें अरावली जब अपने पढ़ते हैं तो इनको अपने ज्यादातर प्राथमिकता देते हैं, तो पर्वतीय मिट्टी की प्रधानता यहाँ पर होगी। मैं फिर कह रहा हूँ जिलों के नाम तो अपने आप आ ही जाएंगे, आप तो बस क्षेत्र याद कर लो। पर्वतीय मिट्टी पर्वतों पर है और राज्य का एक ही पर्वत है अरावली। ये अपने राज्य में 10 प्रकार की मिट्टियां हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको जिलों के नाम को याद करने की जरूरत है, ये मिट्टियों के नाम है। नाम देखो और धरातल अपने दिमाग में रिपीट करो बिना देखे। 2 से 3 मिनट का टाइम है आपके पास। मिट्टियों का नाम आ गया और अपने दिमाग में ये याद करो कि ये मिट्टी किस क्षेत्र में है। हाँ जी सुभाष जी, जिला दर्शन के टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो कोर्स के अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर जो टेलीग्राम फोल्डर है ना, उसमें जाकर ओके खोलोगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से मिट्टियों के नाम पढ़ो और कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में, अपने आप दिमाग के अंदर इस चीज को याद करो। धरातल को देखो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। मिट्टी वाला डर तो आपके दिमाग से निकल ही जाएगा, लगभग गारंटी मानो इस चीज की। जब सब मिट्टियों के क्षेत्र याद हो जाए तो ओके लिख कर कॉमेंट में डाल देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके लिख देना। अगर कोई मिट्टी में डाउट हो तो वो मिट्टी का नाम लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? जिलों के अंदर मत फंसना, क्षेत्र बस याद रहना चाहिए कि कौन सी मिट्टी, अगर कोई बेसिन का नाम है या कोई धरातल है तो बस वो याद हो रहे। जिले अपने आप सेट हो जाएंगे, जिलों की टेंशन मत लो। धन्यवाद जी। मतलब याद हो जाएगा। अब देखो, अब दूसरा मिट्टियों में डर कहाँ रहता है?
मिट्टियों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, या इसको वो ये भी कह सकता है, थोड़ा सा नई लैंग्वेज के अंदर प्रश्न को घुमाने की, वो ये कह सकता है कि आधुनिक मान्यता के अनुसार, तो आधुनिक मान्यता का मतलब है वैज्ञानिक की वर्गीकरण, और इसके अनुसार हमारे राजस्थान में याद रखो 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक की वर्गीकरण भी कह सकता है, आधुनिक मान्यता भी दे सकता है, वो कोई दोनों में से कोई भी शब्द वो यूज कर सकता है। ठीक है, अब देखो वैज्ञानिक की वर्गीकरण के अनुसार अपने राजस्थान में क्या है, 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। आपको तो बस 5 नाम याद करने हैं, धरातल और क्षेत्र अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा शब्दों को जोड़कर याद करो, बड़ा आसान है। शुरुआत कर दो AAD से, एरडी एंटी, ठीक, एरडी एंटी, एंटी इनसेप्टी, एंटी इनसेप्टी वर्टी, टैटे आ गया, एरडी एंटी इनसेप्टी वर्टी, लास्ट में भाई अल्फी। ये 5 नाम है, एरडी एंटी, लाल लोमी, चेतराम सैनी जी, लाल लोमी मिट्टी जो है ना, लाल काली जो मिट्टी है उसके साथ ये लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। मतलब लाल लोमी मिट्टी भी दक्षिणी राजस्थान में मिलती है, जिसको लाल लोमी, या कई बार इसको लाल, नहीं टेस्ट कल होगा आपका, आज नहीं आरती जी, कल होगा टेस्ट। तो लाल लोमी मिट्टी भी लाल काली मिट्टी के साथ मिलती है। लाल पिल्ली जो मिट्टी है ना, ये लाल पिल्ली मिट्टी बनास बेसिन का जो पूर्वी भाग है ना, वहां पर मिलती है। मतलब आप ये देख लो कि बनास बेसिन जब अपने नदियों को पढ़ते हैं तो बनास बेसिन के 2 उपभाग पढ़ते हैं। एक बनास बेसिन का भाग है मेवाड़ का मैदान, जो मेवाड़ का मैदान है ना, ये तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में है, बनास बेसिन का उपभाग है। और एक बनास बेसिन का उपभाग है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का जो मैदान है ना, ये टोंक, करौली, सवाई माधोपुर इधर वाली साइड में है। तो इधर वाली साइड के अंदर लाल पिल्ली मिट्टी मिलती है। तो लाल काली और लाल लोमी दोनों दक्षिणी राजस्थान में है, लेकिन लाल पिल्ली मिट्टी बनास बेसिन के पूर्वी भाग में है। पै पिल्ली पै पूर्वी भाग में है, किसके, बनास बेसिन के। तो याद करने के लिए आप लाल पिल्ली में बनास बेसिन याद कर सकते हो कि भूरी भी बनास बेसिन में, लाल पिल्ली भी बनास बेसिन में। ठीक है, अब देखो ये वैज्ञानिक वर्गीकरण है, 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, एरडी एंटी इनसेप्टी वर्टी अल्फी। ठीक है, बिल्कुल मालपुरा करौली का मैदान, बिल्कुल अनिता जी। अब ये 5 नाम याद करो, शब्दों को जोड़ो, एरडी एंटी इनसेप्टी वर्टी अल्फी। ठीक है, अब देखो अपने इनके क्षेत्र याद करते हैं, फिर इनकी अन्य विशेषताओं को मैं आपको समझाऊंगा। आपको लगेगा ये तो सबसे आसान है, उन 10 से भी आसान है। एरडी, ए एडी से शुरू होती है, और गर्मियों में एडी सबसे ज्यादा जलेगी मरुस्थल में। जब अपने मरुस्थल में बिना चप्पल जूते पहने चले जाएंगे तो एडी जल जाएगी। तो एडी वाली मिट्टियां दोनों की दोनों मरुस्थल में है, एरडी और एंटी दोनों कहां पर है, मरुस्थल में है। इनसेप्टी, इनसेप्टी सेप्टी सेप्टी सेफ्टी शब्द आ गया, सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। और प्राचीन काल में सबसे सुरक्षित रियासत हुआ करती थी मेवाड़, कि राणा सांगा महाराणा प्रताप जैसे वीर राजपूत राजा हुए थे। मेवाड़ का मतलब अब ये मान लो उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, और उधर ही एक नया और बन गया ना, बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग। ठीक, तो यहां पर पाई जाती है इनसेप्टी, एएडी मरुस्थल में, इनसेप्टी सेफ्टी सुरक्षित मेवाड़, मेवाड़ यानी कि उदयपुर संभाग यानी कि दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग में इनसेप्टी सोइल है। वरटी कोटा संभाग में है, वरटी कोटा संभाग में है, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में है।
और अल्फी भरतपुर संभाग में है। लास्ट में पूर्वी राजस्थान में चले जाना, ये कहां पर है? भरतपुर संभाग में। अधिपत्य बता रहा हूं। अब मैंने कल जैसे आपको बोला था कि ये मिट्टी केवल यहीं पर है, इसके आसपास वाले जिलों में नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर भरतपुर संभाग में है तो इस मिट्टी का विस्तार थोड़ा जयपुर संभाग में भी मिलेगा। अधिपत्य इसका यहां पर है, ठीक है। एडी मरुस्थल में, इन सेप्टी मेवाड़, वरटी कोटा, अल्फी भरतपुर संभाग में है, ठीक है। अब देखो मिट्टियों क्या विशेषता को याद करना, बातों को जोड़ना। सामान्यतः हम ये पढ़ते हैं कि मरुस्थल में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है? रेतीली मिट्टी है। कौन सी? रेतीली मिट्टी। तो इसी मिट्टी को वैज्ञानिकों ने ये दो नाम दे दिए, एरडी और एंटी। यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी का ही एक अन्य भाग क्या है? तो एरडी और एंटी। और आपको ये पता है कि राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग, राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी है। तो यहां पर फिर कौन सी हो गई? एरडी एंटी हो गई, ज्यादा भाग पर पाई जाने वाली। इसका मतलब कि रेतीली मिट्टी को ही एरडी और एंटी नाम दे दिया, मरुस्थल में है। अब देखो इन सेप्टी कहां है? दक्षिणी राजस्थान में। और दक्षिणी राजस्थान में वैसे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है ना, लाल काली लाल लोमी, यानी कि लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी को नाम क्या दे दिया? इन सेप्टी नाम दे दिया, दक्षिणी राजस्थान में है। और लाल मिट्टी आपको पता है, लाल मिट्टी जो है ये मक्के के लिए बढ़िया होती है, ठीक। तो यहां पर मक्के के लिए बढ़िया कौन सी हो गई? इनसेप्टी हो गई, क्योंकि लाल मिट्टी को इनसेप्टी बोल दिया। वरटी कहां? कोटा संभाग में। और कोटा संभाग में हमारे अनुसार तो हम पढ़ते हैं काली मिट्टी है। इसका मतलब कि काली मिट्टी को नाम क्या दे दिया? वरटी नाम दे दिया। और काली मिट्टी में आपको ये एक विशेषता पढ़ते हो कि काली जो मिट्टी होती है ना, इसमें सवत जुताई की क्षमता होती है, सवत जुताई की क्षमता होती है। प्लस काली मिट्टी कपास के लिए बढ़िया होती है। ये दोनों विशेषता इधर किसकी हो गई? वरटी की हो गई। सवत जुताई का मतलब है कि काली मिट्टी जो है ना, ये बहुत ही छोटे कण वाली मिट्टी होती है। इस मिट्टी के अंदर जैसे खेत को अपने पानी से भर देते हैं, तो जैसे पानी जमीन सोखेगी तो उस जमीन के ऊपर दरारें पड़ जाएगी, है ना, बड़ी बड़ी दरारें आ जाएगी। एक प्रकार से वो जमीन अपने आप जुताई जैसी हो जाएगी। तो इसमें सवत जुताई की क्षमता होती है, मतलब इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। और काली मिट्टी कपास के लिए बढ़िया होती है। तो काली कोई नाम क्या दे दिया? वरटी नाम दे दिया। अब देखो अल्फी का है भरतपुर संभाग में, पूर्वी राजस्थान में। और वैसे पूर्वी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी नदियों के बहाव क्षेत्र में आती है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसका मतलब है यहां सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी है? अल्फी है, क्योंकि अल्फी को ही क्या नाम दिया? जलोढ़ नाम दिया। बड़ा आसान है। देखो हम सिंपल अगर बात करें तो राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी रेतीली मिट्टी है। और वैज्ञानिकों ने दे दिया रेतीली मिट्टी को नाम एरडी और एंटी। तो इधर सर्वाधिक एरडी और एंटी हो गई। लाल मिट्टी मक्के के लिए बढ़िया होती है, दक्षिणी राजस्थान में है। और लाल को नाम दे दिया इनसेप्टी, सेम विशेषता हो गई। काली मिट्टी कपास के लिए बढ़िया होती है, और काली मिट्टी में सवत जुताई की क्षमता होती है। और काली को नाम दे दिया वरटी। तो दोनों विशेषता वरटी की हो गई। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ होती है, गेहूं के लिए बढ़िया होती है। और जलोढ़ को नाम दे दिया अल्फी। ठीक है, ये इनकी विशेषता हो गई। तो ये वैज्ञानिक वर्गीकरण या आधुनिक मान्यता के अनुसार अपने राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। नाम याद कर लो, बाकी चीजें अपने आप याद रह जाएगी, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? आप एक बार 2 मिनट का टाइम है, दोहराओ जल्दी से। समझ आ गया तो ओके लिख देना।
यहाँ अल्फी सोइल है नेताजी। जयपुर संभाग भी तो पूर्वी राजस्थान का मैदानी प्रदेश है ना, तो मैदानी में जलोढ़ है, जलोढ़ को अल्फी सोइल बोलते हैं। अल्फी सोइल की प्रधानता यानी कि जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता भरतपुर संभाग में है, उसके अलावा जयपुर संभाग के अंदर भी अल्फी सोइल पाई जाती है। ठीक, चलो समझ आ गया मतलब आपको। अब अपने देखते हैं जोधपुर ग्रामीण में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब मिट्टियों का टॉपिक लगभग आपको कंफर्म हो गया, देखिएगा। अब जोधपुर ग्रामीण जो है ना, ये अरावली के समानांतर में मरुस्थल का जिला है। इसका मतलब यहाँ पर भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली जो मिट्टी है, इस मिट्टी की यहाँ पर क्या मिलेगी, प्रधानता मिलेगी। समझ गए, क्योंकि मरुस्थल जो अरावली के समानांतर होगा वहां पर भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। राजस्थान का खाली नक्शा खोलना है इस प्लेन में। ठीक, इसके अलावा अगर अपने बात करें कृषि विभागीय वर्गीकरण की, तो कृषि विभाग ने पूरे मरुस्थल के जिलों में मरुस्थलीय मिट्टी को मान्यता दी है। मतलब रेतीली मिट्टी, कोई मरुस्थलीय मिट्टी का नाम दिया, कोई इतना बड़ा लॉजिक है ना इसके अंदर। और अगर अपने यहां पर बात करें वैज्ञानिकी वर्गीकरण की, वैज्ञानिकी वर्गीकरण की, तो यहां पर रेतीली मिट्टी मतलब एंटी और एरडी सोइल, एरडी सोइल की यहां पर आपको प्रधानता मिलेगी। तो ये जोधपुर ग्रामीण में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। चेतराम सैनी जी, संकल्प से अगर आपने कोर्स ले रखा है तो संकल्प की बुकलेट वगैरह तो आपको मिलेगी ना, वो पर्याप्त है। कोर्स के साथ आपको उसकी जो अपने जो नोट्स वगैरह जो है ना, बुकलेट वगैरह, वो आपको मिल जाएगी, शायद कोर्स के अंदर ही होगी। फर्स्ट पेपर अगर आपने, अच्छा आपने ओनली सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर का बेच ले रखा है, आपको जियोग्राफी सब्जेक्ट का मेटर चाहिए, समझ गया। तो जियोग्राफी देखो सब्जेक्ट का जो बेच है ना, वो की बार अपनी संस्था ने शुरू एक बार हुआ नहीं है। जियोग्राफी सब्जेक्ट का जब अपने बेस शुरू करेंगे ना, उस समय सूचना आ जाएगी यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर अपने डाल देंगे, तो उस समय आप थोड़ा बता दीजिएगा। उस समय जियोग्राफी सब्जेक्ट का जो मैटर है उसी समय आपको प्रोवाइड हो पाएगा। तो जब बेस शुरू करेंगे तभी वो मैटर प्रोवाइड हो पाएगा। एक बार तो अभी तो जैसे पुराना जो पिछली फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी का जियोग्राफी का मैटर था, तो उसके अंदर बहुत सारा अपडेट अब किया है। तो नया अपडेट जो मैटर जब बेस शुरू करेंगे तभी वो अपडेट मैटर करवाएंगे, तो साथ साथ में वो मैटर आप उसमें संपर्क करना, आपको जियोग्राफी का मैटर कोशिश करेंगे पहुंचाने की मिल जाए। तो ये जोधपुर ग्रामीण में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। उसके बाद देखो अगर अपने बात करें जोधपुर ग्रामीण जिले का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र की बात है कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं जो इस जिले के अंदर बहती है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से याद रखो, इसके अंदर लूणी नदी का मुख्य रूप से यहाँ पर बहाव क्षेत्र है। और लूणी की एक अपवाद वाली सहायक नदी का नाम आता है जोजड़ी नदी। इन दो नदियों का इस वाले जिले में मुख्य रूप से बहाव क्षेत्र माना जाता है, लूणी और जोजड़ी का। अब इसमें लूणी नदी को ढंग से डिटेल में कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मरुस्थल में अपने बहुत सारे जिले पढ़ेंगे, उसमें लूणी नदी का जिक्र आएगा। तो अभी अपने लूणी नदी को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद जोजड़ी और लूणी की अन्य सहायक नदियों को एक साथ ही कवर कर लेते हैं। तो अगर आपके पास में खाली राजस्थान का नक्शा है तो नक्शा अपने साथ रखो, अभी अपने लूणी नदी की शुरुआत करेंगे। राजस्थान का, हाँ लाइब्रेरियन के भी अनीता जी जब बेस शुरू होगा ना, तब आपको सब्जेक्ट के जो आप कह रहे हो नोट्स आपको बता देंगे, सूचना दे देंगे, ठीक है उस समय।
नहीं जी, बीएसटीसी का बैच ऑफलाइन आरपीजी स्टार्ट नहीं है, ऑनलाइन आपको मिल सकता है। लिंक में आने ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अपने जो काम के जिले हैं वो थोड़ा सा आपको बढ़िया तरह से दिख जाए। अपने ये अजमेर वगैरह जो है ना, ये जिले अपने को चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, सब कुछ बताऊंगा, एक बार टेंशन मत लेना कि नक्शा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आपको सब कुछ बोल बोल के बता दूंगा, टेंशन मत लो। पहले एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर ये अजमेर है, अजमेर जिले से लूनी नदी का उद्गम होगा। ठीक है, अजमेर के बाद ये जैसे नागौर, नागौर के बाद ब्यावर, फिर जोधपुर ग्रामीण होते हुए बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर होते हुए कच्छ के रण में जाकर अपना जल मिलाती है। इस प्रकार से लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लास्ट में इस नदी का जो पानी है ना, वो अरब सागर का भाग है, कच्छ का रण, जिसको लिटिल रन भी बोलते हैं, वहां पर जाकर इस नदी का जो जल है वो खत्म होता है। अब मैं आपको जिलों के नाम बता रहा हूँ। देशराज जी, एक मिट्टी अगर वो पूछे तो देखो, ये तो है नहीं कि वो ऑप्शन में मरुस्थलीय मिट्टी भी लिख देगा, रेतीली भी लिख देगा, एरडी और एंटी चारों लिख देगा। मरुस्थल में रेतीली मिट्टी भी है, मरुस्थलीय मिट्टी भी है, एरडी भी है, एंटी भी है। तो ऑप्शन में चारों में से कोई एक ही देगा। अगर चारों में से तीन दे देगा तो चौथा ऑप्शन ये जरूर देगा, उपयुक्त सभी। या दो दो के युगम के साथ में दे देगा तो ऑप्शन एक जरूर देगा, ए व ब दोनों। है ना देशराज जी? तो इस प्रकार के प्रश्न जो है ना, कभी अपने जैसे स्वाभाविक है आपके दिमाग में आने, लेकिन हमें पता है मिट्टियों का जब प्रश्न बनाएगा तो ऑप्शन को उस प्रश्न के हिसाब से वो सेट करेगा। है ना, क्योंकि वहां पर उत्तर हमें पूरे टॉपिक में नहीं बताना होता, वहां पर हमें उस प्रश्न का उत्तर चार ऑप्शन में से बताना होता है। तो वो चार ऑप्शन आपको डिसाइड करेंगे कि उस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप ये कह रहे हो, कि प्रश्न आ जाए, कि 'प्रश्न आ जाए, 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 '
कि मरुस्थल में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चार आपके सामने ऑप्शन दे दे। एक तो दे दे वो रेतीली मिट्टी, एरिडी सोइल, एंटी सोइल, मरुस्थलीय मिट्टी, और कहे कि बताओ मरुस्थल में कौन सी मिट्टी है। अब देखो ऑप्शन देखो, तो मरुस्थल में तो चारों ही मिट्टियां हैं। अगर आपने मान लो ये सही कर दिया और उसने ये मान लिया तो इसका अपने पास आधार है ना, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी प्रमाणित किताबें हैं उन सब किताबों में ये सारी मिट्टियां मरुस्थल में हैं। ऐसा प्रश्न थोड़ी आएगा। हाँ, वो ये कह सकते निम्न में से कौन सी मरुस्थल में नहीं पाई जाती, और यहाँ पर जैसे अपने एक नाम लिख दे इनसेप्टी सोइल। अब ये इनसेप्टी सोइल मरुस्थल में नहीं पाई जाती, बाकी तीनों पाई जाती है। तो इस प्रकार के ऑप्शन वाले प्रश्न कभी नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। तो ये लूणी नदी है। देखिएगा मैं जिलों के नाम दोहरा रहा हूं, आप समझिएगा। उद्गम हुआ अजमेर से, अजमेर के बाद नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। यानी कि लूणी का बहाव क्षेत्र अपने राजस्थान के 7 जिलों के अंदर है। कौन कौन से 7 है? अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। इन 7 जिलों में लूणी नदी बहती है और लास्ट में लूणी का पानी कहाँ जाता है? गुजरात के कच्छ के रण में, जो अरब सागर का एक दलदली भाग है, वहां पर जाकर ये लूणी नदी समाप्त हो जाती है। अब इस लूणी नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो लूणी नदी का उद्गम होता है अजमेर के अंदर नाग पहाड़ी पर स्थित आना सागर झील से। आना सागर झील, यहां से लूणी नदी का उद्गम होता है। अजमेर में नाग पहाड़ी है, नाग पहाड़ी पर स्थित आना सागर झील से लूणी का उद्गम होता है। अब ये लूणी का डिस्ट्रिक्ट वाइज डायग्राम है। आप अगर राजस्थान के खाली मैप के अंदर ये डायग्राम बना रहे हो तो आपको उस मैप के अंदर ही डायग्राम बनाना। मैं इसको व्हाइट पेज को लेकर उसके ऊपर ये डायग्राम बना रहा हूँ। जिले में आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ताकि वो डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा, अगर राजस्थान का नक्शा आपको अच्छे से याद है, 50 जिले कहाँ पर कौन सा जिला है, तो देखो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और मैं कह रहा हूं कि 80% जियोग्राफी नक्शे के ऊपर ही चलेगी। नक्शा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से। और बहुत ही जल्दी आपको राजस्थान जियोग्राफी का लाइव बैच मिलेगा मेरे द्वारा, जिसमें राजस्थान जियोग्राफी आपको कंप्लीट नाम मात्र के फीस में मेरे साथ लाइव बैच में पढ़ने को मिलेगी। तो वो बहुत ही जल्दी मैं शुरू करूंगा, जिसमें कंप्लीट राजस्थान की नई जियोग्राफी आपको पूरा पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, ये लूणी नदी है और लास्ट में ये अपना जल खत्म करती है कहां पर? कच्छ का रण। ठीक, जिसको अपने लिटिल रण भी बोलते हैं। ठीक है, कौन से जिले से शुरू हुई? अजमेर से। अब जिले मैं बता रहा हूं, समझना। स्टार्टिंग में अजमेर आ गया, ऊपर नागौर आ गया, नीचे ब्यावर आ गया। अजमेर, नागौर, ब्यावर। ठीक, ब्यावर के बाद में आ गई जोधपुर ग्रामीण में, ये जोधपुर ग्रामीण आ गया। जोधपुर ग्रामीण के बाद में बालोतरा, बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में सांचौर आ गया। सांचौर के बाद गुजरात आ गया। यानी कि लूणी नदी अपने राजस्थान के 7 जिलों में बहती है। 7 जिलों के नाम दोहराओ, आंखें बंद करके एक नक्शा अपने दिमाग में सेट करो। ठीक है, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। तो इन 7 जिलों में लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है। और लूणी नदी लास्ट में अपना पानी कहाँ ले जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में, जो कि अरब सागर का एक दलदली भाग है। वहां पर जाकर लूणी नदी का जो पानी है वो समाप्त होता है। ठीक है, अब अजमेर यहां से होता है लूणी नदी का उद्गम। ठीक है, उद्गम इसका हुआ अजमेर में
नाग पहाड़ी पर स्थित आना सागर झील से। नाग पहाड़ी पर स्थित कौन सी झील? आना सागर झील। यहां से लूनी का उद्गम होता है। तो लूनी का उद्गम क्या है? अजमेर में नाग पहाड़ी आना सागर झील, यहां से लूनी का उद्गम होगा। अब अजमेर, नागौर, ब्यावर होते हुए जोधपुर ग्रामीण में आती है। तो याद रखो, जोधपुर ग्रामीण में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। बांध का नाम बड़ा काम का, ढंग से याद रखिएगा, जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध, इसी को बोलते हैं राजस्थान का पिचियाक बांध। राजस्थान का पिचियाक बांध जोधपुर ग्रामीण में बना हुआ है। अगर आपको याद हो तो मारवाड़ के राठौड़ वंश से हमने पढ़ा था, जसवंत सिंह द्वितीय ने, प्रथम नहीं, प्रथम तो वो था जिसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब के ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। उसके बाद जो आया था जसवंत सिंह सेकंड, उसने ये जसवंत सागर बांध बनवाया था, जिसको पिचियाक बांध भी बोलते हैं। किस जिले में? जोधपुर ग्रामीण में है। और किस नदी पर है? लूनी नदी पर यह बांध बना हुआ है। फिर जोधपुर ग्रामीण के बाद में ये नदी आती है बालोतरा में, और मुख्य जो बालोतरा शहर है वो इसी नदी के ऊपर बसा हुआ है, बालोतरा। यानी कि बालोतरा, अपने ये कह सकते हो कि बालोतरा का मेन जिला मुख्यालय इसी नदी के किनारे पर है। मेन बालोतरा शहर इसी पर बसा हुआ है। बालोतरा के बाद नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो कौन से जिले में? बाड़मेर के अंदर है। ठीक। और बाड़मेर के बाद में नदी कौन से जिले में आती है? सांचौर में। सांचौर में, ठीक है। अब अजमेर से उद्गम हुआ। अजमेर के बाद में नागौर जिले में आई। नागौर के बाद ब्यावर में। ब्यावर के बाद जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। इस प्रकार से लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है। और लूनी नदी पर जोधपुर ग्रामीण में कौन सा बांध बना हुआ है? तो याद रखो, जसवंत सागर बांध बना हुआ है। और लूनी नदी लास्ट में अपना पानी कहां ले जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में जाकर ये पानी अपना समाप्त करती है। अब एक यहां पर एक बहुत काम की बात है समझना। अजमेर में ना लगभग यहां पर एक कस्बा आता है, लूनी नदी के ऊपर ये कस्बा बसा हुआ है। इसका नाम कस्बे का मैं यहां लिख देता हूं। इस कस्बे का नाम है गोविंदगढ़ कस्बा। अजमेर का कस्बा है कौन सा? गोविंदगढ़ कस्बा। उस वाले डायग्राम के अंदर मैं साफ साफ बताऊंगा, एक बार आप समझना। गोविंदगढ़ कस्बा है। इस कस्बे में क्या होता है कि इसमें एक नदी आकर मिलती है, इस प्रकार से निकलकर आती है, इधर से इस प्रकार से। ठीक है। गोविंदगढ़ कस्बे में आकर ये अपना पानी इस लूनी नदी में मिलाती है। और ये जो नदी आ रही है ना अजमेर में गोविंदगढ़ कस्बे में, ये लूनी की सहायक नदी है जिसका नाम है सरस्वती नाला। क्या है? सरस्वती नाला। जो लूनी में कहां पर आकर मिलती है? गोविंदगढ़ कस्बे में आकर मिलती है। तो इस कस्बे से पहले क्या होता है कि लूनी नदी का जो नाम है ना, वो यहां पर नाम होता है सागरमती नदी। अब बात को समझना, आप एक बार के लिए याद ये रखो कि उद्गम स्थल पर लूनी को किस नाम से जाना जाता है? सागरमती के नाम से जाना जाता है, जहां पर लूनी का उद्गम होता है। मतलब नाग पहाड़ी से लेकर ये जो गोविंदगढ़ कस्बा है, इस बीच का जो ये टुकड़ा है ना लूनी का, इस टुकड़े को यहाँ पर सागरमती बोलते हैं। गोविंदगढ़ कस्बे के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? लूनी हो जाता है। किस नदी के मिलने के बाद? सरस्वती नाला, जो अजमेर में लूनी की प्रथम सहायक नदी है, इसके मिलने के बाद। चलो मैं आपको साफ साफ समझाता हूं, देखिएगा, पूरा ध्यान रखो। मान लो यहां पर ये अजमेर जिले का कस्बा है जिसका नाम है गोविंदगढ़ कस्बा। कौन सा? गोविंदगढ़ कस्बा। ठीक है। ये अजमेर जिले का कस्बा है जिसका नाम क्या है? गोविंदगढ़ कस्बा है। अजमेर जिले का कौन सा कस्बा? गोविंदगढ़ कस्बा। इस कस्बे में इसमें एक नदी आकर मिलती है, इधर अजमेर से निकल कर आती है इस प्रकार से। ठीक है। और इस वाली सहायक नदी का नाम है सरस्वती नाला।
सरस्वती नाला, ठीक है, जो अजमेर की पुष्कर की पहाड़ी से निकलती है। पुष्कर पहाड़ी, यहाँ से सरस्वती नाला जो नदी है ना, इसका उद्गम होता है और यही वो नदी है जो अजमेर में पुष्कर झील का निर्माण करती है और ये गोविंदगढ़ नामक स्थान पर आकर अपना पानी लूनी नदी में मिला देती है। तो नाग पहाड़ी से लेकर गोविंदगढ़ कस्बे तक जो ये लूनी नदी का टुकड़ा है, इस टुकड़े का यहाँ पर नाम होता है सागरमती नदी। क्या नाम होता है? सागरमती नदी। तो आपने क्या याद किया कि उद्गम स्थल पर लूनी नदी को किस नाम से जाना जाता है? सागरमती के नाम से जाना जाता है। अब ये सागरमती नाम इसका कहां से कहां तक है? नाग पहाड़ी से लेकर गोविंदगढ़ कस्बे तक है। जैसे ही सागरमती में सरस्वती नाला आकर मिल जाता है तो आगे फिर इसका नाम लूनी हो जाता है। यानी कि सागरमती से इसका नाम लूनी करने वाली जो सहायक नदी है वो कौन सी है? सरस्वती नाला है। और उद्गम पर लूनी को क्या कहा जाता है? तो सागरमती कहा जाता है। समझ में आ गया? अब मैं इसको पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप अपना पूरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। देखो, अपने पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी अपने राजस्थान में, जिसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी नदी। पूरा ध्यान से याद कीजिएगा क्योंकि कोई भी जब आप एग्जाम दे रहे हो तो प्रत्येक एग्जाम के लिए ये नदी बड़ी महत्वपूर्ण है। ढंग से कवर करना, साफ साफ नोट्स बनाना। पहले तो अपने लूनी के सारे उपनाम देख लेते हैं कि लूनी नदी को किन किन उपनामों से जाना जाता है, वो अपने थोड़े से नोट कर लेते हैं, वैसे आसान है। लूनी नदी को लवणाद्री, लवणवती, मीठी खारी या आधी मीठी आधी खारी भी बोलते हैं, मरुस्थल की गंगा, मारवाड़ की गंगा, मरुआशा, अंत है सलीला। कई उपनामों से लूनी नदी को जाना जाता है। लवणाद्री, लवणवती, मीठी खारी, मरुस्थल, मारवाड़ की गंगा, अंत है सलीला, कई उपनाम है। और अरब सागर के अपवाह तंत्र की जो लूनी नदी है, इस नदी की जो टोटल लंबाई है, इस नदी की जो कुल लंबाई है वो है 495 किलोमीटर। लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 495 है। और इस 495 में से राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो लूनी की लंबाई है वो 330 किलोमीटर है, बाकी गुजरात में है। तो लूनी की कुल लंबाई 495 और अपने राजस्थान में 330 है। बस एक बार तो आप यहाँ पर इतना सा याद कर लो कि लूनी की कुल लंबाई कितनी है? 495 और राजस्थान में कितनी है? 330 है। अब देखो, जियोग्राफी में कोई भी आप टॉपिक ऐसा पढ़ो जिसमें पढ़ने को बहुत सारा हो और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, तो कोशिश ये किया करो कि उस टॉपिक को किताब या नोट्स की भाषा में मत पढ़ें। उसको आसान बनाने के लिए उसमें छोटे छोटे पॉइंट बना लो। कोई भी टॉपिक बड़े से बड़ा जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर मेन जो बातें हो रही होगी वो 7 या 8 बातें हो रही होगी, यानी कि 7 या 8 पॉइंट बनेंगे। और 7 या 8 पॉइंट अगर आपको वो पॉइंट के नाम नाम याद हो जाते हैं ना, तो 80% बातें पॉइंट का नाम याद आते ही वो बातें अपने आप दिमाग में सेट हो जाती है। तो उसी प्रकार से लूनी नदी को हम किताब की लैंग्वेज में नहीं याद करेंगे, हम हमारी भाषा में आसान आसान से इसमें 2 या 3 पॉइंट बना लेंगे। और 2-3 पॉइंट में आप यकीन नहीं करोगे, लास्ट में आपको समझ आएगा कि 2-3 पॉइंट के नाम याद करो, पूरी लूनी नदी अपने आप दिमाग में बन जाएगी। अब जैसे देखो कैसे याद करना है, अपने लूनी को याद करते हैं। पहला, इसमें अपने पॉइंट बनाते हैं, लूनी नदी के जो विभिन्न नाम हैं कि नामों को लेकर इसमें अपने को क्या क्या बातें याद करनी है। ये लूनी नदी की विशेषताओं में अपना पहला पॉइंट हो गया, लूनी के जो नाम हैं। अब देखो, नाम में पहले तो अपने को याद करने हैं लूनी नदी के जो उपनाम हैं,
और मुझे नहीं लगता कि उपनाम दोबारा लिखने की जरूरत है, स्टार्टिंग में लिख दिए थे। लवणाद्री, लवणवती, मिट्टी खारी, मरुस्थल की गंगा, मारवाड़ की गंगा, अंतः सलीला, मरुआशा, वो सारे लूणी के उपनाम है। नामों में एक इसको उपाधि भी दी हुई है। अब इसको जो उपाधि दी हुई है वो उपाधि वाला नाम कौन सा है, तो याद रखो लूणी नदी को उपाधि दी हुई है अंतः सलीला की। कौन सी? अंतः सलीला। और ये उपाधि देने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार है कालिदास, जिसका एक प्रसिद्ध नाटक भी है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसी कालिदास ने लूणी को कौन सी उपाधि दी थी? अंतः सलीला। तो नाम में एक तो इसके उपनाम हो गए, एक नाम में इसके उपाधि हो गई। उपाधि कौन सी? अंतः सलीला। और एक नाम का फैक्ट और भी तो है, और वो नाम इसका है उद्गम स्थल पर। कि उद्गम स्थल पर लूणी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो याद करो हमने डायग्राम में लिखा था, क्या बोलते हैं इसको? सागरमती नदी। क्या बोलते हैं? सागरमती नदी। कि उद्गम पर लूणी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब ये इसका नाम सागरमती कहां से कहां तक है? उद्गम से लेकर, यानी कि नाग पहाड़ी से लेकर अजमेर का एक कस्बा है, कौन सा? गोविंदगढ़ कस्बा। गोविंदगढ़ कस्बा, इस बीच के टुकड़े को यहां पर सागरमती बोलते हैं। और ये जो सागरमती वाला टुकड़ा है ना, इसी टुकड़े को यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी स्थानीय भाषा में इसी टुकड़े को यहाँ पर शाकरी नदी के नाम से पुकारते हैं। यानी कि सागरमती को ही स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? शाकरी बोलते हैं। और उद्गम स्थल पर लूणी को क्या कहा जाता है? सागरमती कहा जाता है। अब ये सागरमती नाम इसका कहां से कहां तक है? नाग पहाड़ी से लेकर गोविंदगढ़ कस्बे तक है। और इसी टुकड़े को यहाँ के लोग अपनी स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? शाकरी के नाम से जानते हैं। तो ये नाम के अंदर आपको 3 बातें याद करनी है। अब इस कहानी को ढंग से समझिएगा। अब इसमें वो पर्सन देखो कैसे बनाएगा, बड़े काम की बात है, ढंग से समझो। जैसे देखो, लूणी का उद्गम हुआ मान लो अजमेर की नागपाड़ी से, ठीक है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर होते हुए कहां चलेगी? गुजरात के कच्छ के रण में जाकर ये नदी समाप्त हो गई। यहां अजमेर का एक कस्बा आएगा गोविंदगढ़। यहां इसमें एक नदी आकर मिलेगी, कौन सी? सरस्वती नाला, ठीक है। जिसका उद्गम कहां से होगा? अजमेर की पुष्कर की पहाड़ी से होगा, याद है। और इस नाग पहाड़ी से लेकर इस गोविंदगढ़ कस्बे तक इस लूणी नदी का जो नाम है वो क्या है? सागरमती नदी नाम है, सागरमती। और गोविंदगढ़ कस्बे के बाद, इस कस्बे के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? लूणी नाम हो जाता है। किसके बाद? गोविंदगढ़ कस्बे के बाद। अब देखो मैं आपसे 2 प्रश्न करता हूं, प्रश्न का उत्तर बताना आप कमेंट करके, बात को कहां तक समझे हो। अगर प्रश्न आ जाए कि लूणी नदी का नाम परिवर्तन करने वाली सहायक नदी कौन सी है, बताओ। लूणी नदी का नाम परिवर्तन करने वाली इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी होगी बताओ। जिस सहायक नदी के कारण इस नदी का नाम चेंज होता है वो उसकी सहायक नदी कौन सी है? सरस्वती नाला है, बिल्कुल। यानी कि जब तक सरस्वती नाला इसमें आकर नहीं मिलेगी तब तक इसका नाम सागरमती होगा, और जैसे ही आकर मिल जाएगी तो इसका नाम लूणी हो जाएगा। तो लूणी का जो नाम ये चेंज होता है सागरमती से लूणी, ये किस सहायक नदी के मिलने के बाद होता है? सरस्वती नाला के मिलने के बाद होता है, ठीक है। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण है, हम जो पढ़ते हैं लूणी नदी, ये नाम इसका कहां से शुरू हुआ? गोविंदगढ़ कस्बे से शुरू हुआ। इस गोविंदगढ़ कस्बे से पहले ये नदी 2 अलग अलग जल धाराओं में बंटी हुई है, जिसकी एक जल धारा को सागरमती बोलते हैं, एक जल धारा को हम सरस्वती नाला बोलते हैं। जब ये दोनों जल धारा एक होती है तो एक होने के बाद में क्या बनती है? लूणी बनती है। यानी कि लूणी नदी 2 जल धाराओं से मिलकर बनती है। किन किन से? सागरमती से और सरस्वती नाला से।
और दोनों की जलधारा संयुक्त कहाँ होती है, तो गोविंदगढ़ नामक स्थान पर दोनों की जलधारा संयुक्त होती है। अगर मान लो प्रश्न आ जाए जो बड़ा काम का, ढंग से याद रखना, प्रश्न आया लूणी नदी किन दो नदियों की संयुक्त जलधारा है, बताओ। लूणी नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती है, किन दो नदियों की संयुक्त जलधारा है, तो आप क्या बोलोगे, सागरमती व सरस्वती नाला, यही बोलोगे। और दोनों की जलधारा संयुक्त कहां होती है, अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर। और जैसे ही दोनों मिलती है तो आगे वो क्या बन जाती है, लूणी बन जाती है। ये बात कोई बहुत बड़ी बुक में नहीं है, कक्षा 6 की बुक के अंदर ये लाइन नोट लगाकर लिखी हुई है। चेतराम सैनी जी, बिल्कुल ये डायग्राम जो है ना, मैं वैसे समझा रहा हूँ, आगे जोजड़ी जब पढ़ेंगे तब मैं आपको ये कन्फर्म करूंगा, क्योंकि ये जो सरस्वती नाला जो है ना, ये इसके अंदर ना इधर बाएं ओर से आकर मिलती है, दाएं ओर से आने वाले तो केवल एक जोजड़ी है, लेकिन वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, वो टेंशन मत लो आप। जोजड़ी जब पढ़ेंगे तो वो चीज मैं आपको दाएं बाएं वाली क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये वाली बात समझ आई या नहीं आई वो बताओ। और ये लाइन ढंग से याद रखिएगा कि लूणी नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती है, तो सरस्वती नाला और सागरमती, इन दोनों की जलधारा को हम क्या बोलते हैं, लूणी बोलते हैं। तो लूणी नदी की विशेषताओं में पहला पॉइंट अपना बना नाम का, और नाम में हमें ये तीन बातें एक साथ कवर हो गई। उपनाम याद ही है, उपाधि अंतः सलीला हो गई, और उद्गम पर क्या बोलते हैं, सागरमती नदी। और इसी सागरमती को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, शाकरी नदी। और अगर आपको याद हो, जब हम जिले दर्शन इस बैच को जब हमने शुरू किया था, तो हमने पहला जिला श्री गंगानगर पढ़ा था, और गंगानगर के अंदर हमने घग्गर नदी पढ़ी थी। उसमें हमने प्रत्येक नदी के तीन रूप समझे थे, बहाव, बेसिन और मैदान। अगर आपने उसके बाद अगर बे ज्वाइन किया हो ना, तो वो वीडियो एक बार देख लेना, बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर हमने ये पढ़ा था कि बहाव क्षेत्र के नाम का मतलब होता है जो लोकल लैंग्वेज का शब्द होता है। जैसे घग्गर को हम लोग नाली बोलते हैं, तो राजस्थान में घग्गर का बहाव क्षेत्र नाली हो गया। जैसे यहाँ पर देखो, ये भी तो स्थानीय भाषा का ही शब्द है ना, यहाँ की लोकल लैंग्वेज का शब्द है। तो अगर मान लो प्रश्न आ गया कि जो अजमेर है, अजमेर जो जिला है, उस जिले में आप ये बताओ लूणी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, तो क्या बोलोगे, शाकरी। क्योंकि अजमेर में लोकल लैंग्वेज में सागरमती वाले टुकड़े को क्या बोलते हैं, शाकरी बोलते हैं। और जो लोकल लैंग्वेज का शब्द होगा वही उसके भाव क्षेत्र का नाम होगा। तो एक और विशेषता बन गई कि अजमेर में लूणी का भाव क्षेत्र क्या कहलाएगा, शाकरी। क्योंकि सागरमती वाला जो टुकड़ा है, उसी टुकड़े को यहाँ पर स्थानीय भाषा में शाकरी के नाम से पुकारते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया नाम का। इसके बाद इसकी विशेषताओं में दूसरा और हमारे बड़े ही काम का पॉइंट, ढंग से याद रखो, हम कवर करेंगे लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है। बहाव क्षेत्र को लेकर जितनी भी विशेषता बनेगी वो सारी अपने एक साथ कवर कर लेंगे। और कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये वाला पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई भी नदी पढ़ो, उसमें नदी के बहाव क्षेत्र को लेकर जो डाउट है ना, वो सारे ढंग से क्लियर कर लेना। हाँ जी, ठीक है। तो अब अपने लूणी की विशेषताओं में पढ़ते हैं, लूणी के जो बहाव क्षेत्र की विशेषता उसके अंदर। जैसे देखो, बहाव क्षेत्र में पहले अपने बात करते हैं सिंपल, कि लूणी का बहाव क्षेत्र बताओ कितने जिलों के अंदर है। तो वर्तमान में 7 जिले हो गए। जल्दी से आंख बंद करके 7 जिलों के जो नाम है ना, नक्शे के हिसाब से उद्गम से मुहानी के और क्रम से याद करो। पहला जिला कौन सा होगा, अजमेर। अजमेर के बाद कहाँ जाएगी, नागौर में। नागौर के बाद ब्यावर। ब्यावर के बाद जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के बाद बालोतरा। बालोतरा के बाद बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद
सांचौर। यानी कि लूणी का जो बहाव क्षेत्र है वो अपने राजस्थान के अंदर वर्तमान के 7 जिलों में है। तो बहाव क्षेत्र में पहले तो जिले याद हो गए 7, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। उसके बाद जो सबसे मेन चीज याद करनी है वो है लूणी के बहाव क्षेत्र के जो नाम है। अब आप एक बात ये बताओ कि बहाव क्षेत्र के नाम का मतलब क्या होता है? गगर में हमने पढ़ा था, बहाव क्षेत्र के नाम का मतलब होता है जो लोकल लैंग्वेज का शब्द होता है। जहां पर ये नदी बहती है वहां के जो लोग हैं अपनी भाषा में इसको किस नाम से पुकारते हैं, जो स्थानीय भाषा का शब्द होगा वही उसके बहाव क्षेत्र का नाम होगा। ठीक है, तो अब है लूणी के बहाव क्षेत्र के जो नाम है, और आगे की जो बातें हैं वो हम कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज जितना पढ़ा दिया उतना ढंग से समझ कर आइएगा। कल अपने लूणी नदी को कंप्लीट कर लेंगे, लूणी की सभी सहायक नदियों को पढ़ लेंगे, और जोधपुर ग्रामीण की जियोग्राफी कल अपनी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपने जोधपुर की कला संस्कृति के फैक्ट जो है वो आगे अपने शुरू कर लेंगे। ठीक है, और जोधपुर शहर का जो टेस्ट है ना वो आपका कल रहेगा। कल रात को 8 बजे जोधपुर शहर का टेस्ट होगा, तो आप टेस्ट की भी तैयारी रखिएगा, और जितना करवा रहा हूँ उतना ढंग से साथ साथ में कवर करते जाइएगा। और जो पशु परिचर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फार्म भर दिए हैं, वो स्टूडेंट जरूर अच्छे से तैयारी में जुड़ जाइए। जल्दी पशु परिचर का एग्जाम आपका हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा। फार्म फिलहाल शुरू है। जो भाई लोग हैं वो पशु परिचर का फार्म जरूर भरिएगा। बढ़िया जॉब है, बढ़िया वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। किसी की बातों में मत आइएगा कि पशु परिचर में आपसे वो गायों के गोबर उठवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पशु परिचर एक बढ़िया ग्रेड की पोस्ट है, पे ग्रेड भी इसकी शानदार है। ये मान लो कि 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड तक आप पे ग्रेड लेने वाले हो, लगते ही 2 साल में लगभग 35 से 40 हजार की इसकी सैलरी है। और सबसे बड़ी बात है सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी का थप्पा लग जाएगा। तो फार्म जरूर भरिए, 10वीं बेस पर है तो फार्म जरूर भरना। अच्छी वैकेंसी है, बार बार ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। चेतराम जी करौली की तरह से, आपको भी राम राम जी, चेतराम जी करौली से क्या? ठीक है, फार्म जरूर भरिएगा। भाई लोगों से निवेदन है, बहनों के लिए थोड़ा सा देख लो, फार्म भर दो, अच्छी बहनों के लिए बढ़िया है, लेकिन भाई लोग इसमें ज्यादा बढ़िया रहेंगे। बाकी फार्म तो आप सारे भरना, ठीक है। बाकी व्यवस्था होती है आजकल, वो पहले जैसी बात नहीं रही। जो लड़कियां होती हैं उनके लिए अलग से प्रशासन अलग से सिस्टम बनाता है कि उनको कोई दिक्कत ना आए। तो किसी की बातों में मत आइएगा, फार्म जरूर भरिएगा, बढ़िया है। और पशु परिसर की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो जो जिला दर्शन की पुस्तक है उसके पहले पेज के ऊपर मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, तो उसके ऊपर आप एक बार मैसेज जरूर डालना। अगर कोई पशु परिसर की तैयारी कर रहा है तो पशु परिसर के लिए भी मैं आपके लिए कुछ विशेष करूंगा, तो उसके ऊपर आप एक बार मैसेज डाल देना कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। बाकी अपने कल वाली क्लास में फिर आगे मिलेंगे, तब तक इतना एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। कल अपने जोधपुर ग्रामीण की जियोग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।